करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं उसमें आज के प्रैक्टिस सेट के जो प्रश्न है उसको देखा जाए। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में प्रतिवर्ष कितने सदस्य चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य भारत बना है, जिसकी सदस्यता 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगी, यानी 3 वर्ष के लिए भारत इस परिषद का सदस्य बना है। इसलिए इस परिषद की महत्ता आगामी एग्जामों के लिए बढ़ जाती है, तो यहाँ से प्रश्न की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यह प्रश्न रखा गया है। तो पहले इस प्रश्न को हम लोग कर लें, फिर उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के विषय में और कुछ बातें की जाएंगी। प्रश्न ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष कितने सदस्य इस परिषद के लिए चुने जाते हैं। दरअसल इस परिषद की जो कुल सदस्य संख्या है वह 54 है। कुल सदस्य संख्या 54 है, जिसमें से प्रतिवर्ष 18 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, यानी जब 18 अवकाश प्राप्त करेंगे तो प्रतिवर्ष 18 चुने भी जाएंगे। तो इसमें विकल्प ग सही है, 18 सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 7 अंग थे, जिसमें से 6 अभी हैं, तो उनमें से यह भी आर्थिक और सामाजिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 7 अंग थे वो कौन कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 7 अंग हैं उसमें पहले तो महासभा, फिर सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, फिर न्यास परिषद, फिर सचिवालय, फिर 4 ये हो गया। फिर जो है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इस सामाजिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद जिससे संबंधित यह प्रश्न है। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। तो इन 6 अंगों में सामाजिक एवं आर्थिक परिषद भी है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। यह प्रतिवर्ष 5 सप्ताह का सत्र आयोजित करता है। यह सत्र न्यूयॉर्क और जेनेवा में बारी बारी से होता है। इस परिषद की जो सदस्य संख्या है 54, उसे 5 समूहों में बांटा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो सदस्य संख्या है 54, इसे 5 समूहों में बांटा गया है। भारत जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र का क्षेत्रीय समूह का सदस्य है। इसमें जो सदस्य संख्या बांटी गई है वो कितनी सदस्य संख्या किस किस समूह को है? तो अफ्रीकी समूह जो सदस्य संख्याएं हैं, अफ्रीकी देशों का जो समूह है उनमें से 14 लोग चुने जाएंगे। एशियाई देशों का जो समूह है इसमें से 11 लोग चुने जाएंगे। पूर्वी यूरोपीय देशों के समूह से 6 सदस्य चुने जाएंगे। लातिनी अमेरिका और कैरेबियन राज्य से 10 सदस्य चुने जाएंगे। पश्चिमी यूरोप व अन्य से 13 सदस्य चुने जाएंगे। तो ये कुल संख्या 54 होगी। ठीक। इस समय इस परिषद के जो अध्यक्ष हैं कनाडा के रॉबर्ट किथ रे। इस समय इस परिषद के जो अध्यक्ष हैं रॉबर्ट किथ रे, इसके अध्यक्ष हैं कनाडा से ही
कनाडा से। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखें। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? दरअसल यह प्रश्न भी इसलिए रखा गया क्योंकि भारत इसका अध्यक्ष बना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का भारत अध्यक्ष बना है। भारत इस वर्ष इसका अध्यक्ष बना है, इसलिए यह टॉपिक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका अध्यक्ष भारत बना है। 2025 से 2028 तक भारत का कार्यकाल है, अध्यक्ष का कार्यकाल। यह 31 देशों का संगठन है। ठीक, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसका उद्देश्य है लोक प्रशासन और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है इस संस्थान का लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक, अगला प्रश्न, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई एंकर का नाम क्या है? भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई एंकर का नाम क्या है? तो यह इस एंकर का नाम है अंकिता। असम में कैबिनेट मीटिंग के मुख्य अंश को प्रस्तुत इसने किया है। असम में इसका प्रयोग किया गया है। असम की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट मीटिंग के मुख्य अंशों को इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस शहर को WHO ने अपने ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया है? हाल ही में WHO द्वारा जिन नगरों को या जिस नगर को शामिल किया गया है वो नगर है कोझिकोड, केरल का। इसके पहले एक नगर और इसमें शामिल है, कोच्चि। तो भारत के 2 नगर इसमें शामिल हो गए हैं। पहले कोच्चि शामिल था और अब कोझिकोड को शामिल किया गया है ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में। दरअसल यहाँ इन शहरों के लोग अपने नागरिकों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, विशेषकर बुजुर्गों के साथ। इसलिए इन 2 शहरों को WHO ने इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी में शामिल किया है। ठीक, इस नेटवर्क में शामिल किया है। अगला, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क नई दिल्ली में या दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला, निम्न में से किन शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? निम्न में से किन शहर या शहरों को वेटलैंड सिटी? कल हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें देखा था कि रामसर आर्द्रभूमि की संख्या, आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? तो वो अब 91 हो गई है, जिसमें राजस्थान के 2 जो नए आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए गए हैं। पहले 89 थी, अब 91 हो गई है। इसी प्रकार वेटलैंड सिटी की मान्यता किसे दी गई है? तो वेटलैंड सिटी की मान्यता दोनों नगरों को दिया गया है, इंदौर को भी और उदयपुर को भी, यानी घ का ख दोनों इसमें सही होगा। दरअसल ये नगर जो है अपने यहाँ, इनके यहाँ जो आर्द्रभूमि स्थल हैं उनके रखरखाव और संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए इन्हें वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। भारत के ये 2 ही शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है, इंदौर और उदयपुर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थित है? भारत का तितली अभयारण्य कहाँ बनाया गया है, कहाँ स्थित है? तो भारत का जो तितली अभयारण्य बनाया गया है वह है केरल में। केरल में जो आरलम अभयारण्य है उसी में इसे बनाया गया है। केरल के आरलम अभयारण्य में इसे बनाया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आरलम
अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट यानी कैट समुदाय के, बिल्ली समुदाय के जो जैसे चीता हैं, बाघ हैं, इस तरह के जो पशु हैं, इन पशुओं के संदर्भ में पहली महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इन पशुओं के संदर्भ में जो पहली महासभा का आयोजन किया गया है, यह नई दिल्ली में पहली महासभा का आयोजन किया गया। इससे संबंधित जो पहली महासभा का आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग लिए हैं और प्रोजेक्ट टाइगर की जो 50वीं वर्षगांठ भारत ने मनाई, उसी के साथ इसकी घोषणा की गई थी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बनाने की। 95 वैसे देश जहां बड़ी बिल्लियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, उनको इसमें शामिल करने का प्रावधान है। बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को रोकना, संरक्षण प्रयासों में सहयोग करना इस अलायंस का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक। दूसरा, अगला प्रश्न जो है वो है, भारत का पहला पशु ओवरपास कहाँ बनाया गया है? पशु ओवरपास यानी जो हाईवेज बने हैं, जो एक्सप्रेसवे बने हैं, उन एक्सप्रेसवे को पशुओं, विशेषकर अगर कोई एक्सप्रेसवे किसी अभयारण्य के बीच से जाता है तो पशुओं को उसे पार करने में असुविधा होती है। तो ऐसे पशुओं के लिए यहाँ ओवरपास बनाए गए हैं। ग्राउंड ओवरपास भी, ग्राउंड पास भी बनाया गया है, ओवरपास भी बनाए गए हैं। और यह जो ओवरपास इस तरह से बनाया गया है कि उस पर जंगल जैसे उगाया गया है, जिससे पशु ये न समझे कि ये अलग रास्ता है, वो उसे जंगल का हिस्सा ही समझे और निर्भीकता से उसे पार करें। तो यह अभयारण्य दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे पहला जो ओवरपास बनाया गया है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे बनाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहला ओवरपास बनाया गया है और यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। रणथंभौर, राजस्थान के रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है, के बफर जोन से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ इसे बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। अगला प्रश्न है, किसे भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो भारत की तेंदुआ राजधानी बंगलुरु को घोषित किया गया है, क्योंकि इस राजधानी के आसपास तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक देखने को मिली है, इसलिए इसे तेंदुआ राजधानी की संज्ञा दी जा रही है। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, इसमें विकल्प नहीं लिखे गए हैं, तो विकल्प मैं बोल देता हूँ। विकल्प इसमें छूट गया है लिखना, तो विकल्प मैं बोल देता हूँ। पहला, दार्जिलिंग चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान। दूसरा, हरिगनार, हरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान। दूसरा प्राणी उद्यान, इसमें विकल्प आप अलग से देख लें। हरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान। तीसरा, अलीपुर, अलीपुर प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान। चौथा, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, इंदिरा गांधी, गांधी प्राणी उद्यान, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान। तो पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो वन्य जीव बायो बैंक स्थापित किया गया है वह दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में स्थापित किया गया है। और इस दार्जिलिंग प्राणी उद्यान का जो नाम है वो है पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। तो ये भी हो सकता है कि इन प्राणी उद्यानों को सम्मिलित करा लिया जाए कि कौन सा प्राणी उद्यान कहाँ है। तो यह दार्जिलिंग वाला जो है इसका नाम है पद्मजा नायडू, पद्मजा, पद्मजा नायडू
नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। तो दार्जिलिंग वाले का नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, दार्जिलिंग में स्थित है। दूसरा है अरिगनार अन्ना, यह चेन्नई में स्थित है। तीसरा है अलीपुर प्राणी उद्यान जो कि कलकत्ता में स्थित है। चौथा है इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान जो कि विशाखापत्तनम में स्थित है। तो हो सकता है कि इन प्राणी उद्यानों को सम्मिलित करा लिया जाए। भारत को कब तक वैश्विक ड्रोन हब बनाना है? तो प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने की जो बात की है वो 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाना है। विश्व में ड्रोन का हम विभिन्न क्षेत्रों के लिए ड्रोन का हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में बाल विवाह की दर सर्वाधिक है? नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में बाल विवाह की दर सर्वाधिक है? तो बाल विवाह की जो दर है वो बांग्लादेश में सर्वाधिक है। लगभग यहाँ 55% विवाह बाल विवाह यानी 18 वर्ष से कम आयु में होते हैं। तो उसके बाद नाइजर है जहाँ 50% ऐसे विवाह होते हैं, फिर मध्य अफ्रीका, फिर मैक्सिको। भारत में यह लगभग 8% ये दर है बाल विवाह की। भारत में बाल विवाह की दर कम हुई है, ऐसा नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट का कहना है। तो आज के जो प्रश्न थे उसको आप लोगों ने देखा। उम्मीद है कि इसमें से अधिकांश प्रश्नों को आप हल कर लिए होंगे। ठीक।